बढ़ती हुई इकोनॉमी में सबसे अच्छी इंडस्ट्रीज कौन सी होगी, तो बताने के लिए मैं बंकिम भाई को इनवाइट करता हूँ। सो प्लीज़ वेलकम बंकिम भाई। बंकिम भाई गुजरात नवसारी से है। उन्होंने 25 साल टेक्सटाइल में काम किया था। के हार्डवर्क के बाद उन्होंने रिटायरमेंट ले ली एंड नाउ ही इज अ फुल टाइम इन्वेस्टर। और नवसारी का ये जो बंकिम भाई है वो अपने को ज़बरदस्त ग्रो होने वाली वो बताएंगे। दोस्तों ये सेशन सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने सीखा है कि कंपनी इंपॉर्टेंट नहीं है, कंपनी की सेक्टर से आती है और वो सेक्टर ग्रोइंग है कि नहीं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस यही था कि मैं जब टेक्निकल एनालिसिस करता था तो कोई भी कंपनी उठा लेता था और वो डी ग्रोइंग इंडस्ट्री में होती थी। वो मैंने सर के कोर्स के बाद सीखा। सबसे बड़ी गलती इनिशियल यहीं से शुरू होती है। अगर ये सेशन आप पकड़ पाओ तो आपका पोर्टफोलियो में 4 चांद लग जाएंगे। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आई वेलकम बंकिम भाई। थैंक यू मोहन भाई। मैं बंकिम कलर नवसारी गुजरात से हूँ। तो आज हम जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं उसका मेन मकसद है अपना वेल्थ बढ़ाना, वेल्थ क्रिएट करना। तो ऑलमोस्ट सुभाष जी ने हमें ये रोड मैप करके क्लियर करके दे दिया कि इंडिया में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों आपको कॉन्फिडेंस तो है ना, बिलीव्स तो है ना कि इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे। तो सबसे पहला अपना सबको क्वेश्चन आता है कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट करें तो कहाँ पे करें। उसी का जवाब पाने के लिए हम सब यहाँ पे मिले। तो कुल मिला के देखें तो उसका जवाब है डिमांडिंग इंडस्ट्री। सही है, डिमांडिंग इंडस्ट्री। बंकिम भाई ये रिसर्च करने के लिए आपने कितनी इंडस्ट्री का डेटा देखा था? एक्चुअली अपनी जो लिस्टेड कंपनी है 4800 कंपनी का डेटा हमने सारी लिस्टेड कंपनियों का ग्रोथ आपके पास है? बिल्कुल। स्प्रेडशीट ओपन है? ग्रेट। तो जैसा हमने बात किया कि ऑलमोस्ट इंडिया का रोड मैप क्लियर हो गया। तो ये जो पीयूष सर ने जो क्वेश्चन किया कि हमने 4800 कंपनी का सेल्स रेवेन्यू डेटा निकाला और उससे कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश की। तो ये जो टास्क था वो एक टाइम कंज्यूमिंग टास्क था। तो उसके लिए जो मुझे मेरी टीम ने जो हेल्प की तो उसके लिए मैं सबसे पहले तो मेरी टीम मेंबर को थैंक्स कहना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप उसको मोटिवेट भी करें। तो दोस्तों जैसा हमने बोला कि और आपने भी एक्सेप्ट किया कि हमें डिमांडिंग इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो डिमांडिंग इंडस्ट्री एग्जैक्टली है क्या, हमें किसे डिमांडिंग इंडस्ट्री बोले, तो वो जानने के लिए हमें पहले तो कोई भी इंडस्ट्री की लाइफ साइकिल को समझना पड़ेगा कि वो कोई भी इंडस्ट्री में जनरली कितनी लाइफ साइकिल का फेज होता है। तो दोस्तों उसमें सबसे पहला फेज है इंट्रोडक्शन, सेकंड ग्रोथ, नेक्स्ट मैच्योरिटी और लास्ट डिक्लाइन। तो यहाँ पे जो फर्स्ट फेज है इंट्रोडक्शन, उसमें एंटरप्रेन्योर जनरली अपने एक आइडिया और होप पे जो उसने इन्वेंशन किया है उसको लेके चलता है। उसका सबसे पहला टास्क होता है कि अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को मार्केट के अंदर मैक्सिमम पेनिट्रेट करे और लास्ट कस्टमर तक वो पहुंचे। वो टाइम पे अपना सेल्स भी कम होता है, अपनी प्रोडक्ट और सर्विस की कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, अपने को फाइनेंशियल लॉसेस भी सहन करना पड़ता है, प्रॉफिट नहीं हो सकता है, अपने पास इनोवेटिव कस्टमर बेस रहते हैं और कंपटीशन भी कम होती है क्योंकि वो प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में इतनी हाईलाइट नहीं हो रही है। और वही टाइम से वो प्रोडक्ट या सर्विस के साथ वो इंडस्ट्री का टेकअप होता है और वो इंट्रोडक्शन जिसको हम एक स्टार्टअप भी बोलते हैं वहाँ से शुरू होकर ग्रोथ फेज के अंदर एंटर होता है। तो दोस्तों ग्रोथ फेज के अंदर जो है इंडस्ट्री की बिहेवियर क्या है वो हम समझते हैं। तो सीधा है कि उसमें अपना सेल्स भी इंक्रीज होने लगता है, अपनी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो भी डाउन होती है, प्रॉफिट राइज होने होता है, अपने जो कस्टमर है वो भी इंक्रीज होते हैं। और ये सब देखते नए जो इंटरप्रेन्योर होते हैं वो भी वो इंडस्ट्री में एंटर होते हैं। तो नेचुरली कंपटीशन बढ़ता है और वही टाइम पे कंपटीशन बढ़ने की वजह से चाहे वो शुरुआत के एंटरप्रेन्योर हो या नए एंटरप्रेन्योर आए हो, लेकिन कंपटीशन के टाइम पे जो अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी और टेक्नोलॉजी के साथ अपनी प्रोडक्ट को अपडेट नहीं करेगा तो उसका फेक आउट हो जाता है और वो कुछ सालों के बाद वो इंडस्ट्री मैच्योरिटी जोन में एंटर होती है। ये एक लंबा टाइम पीरियड चलता है, अपना सेल्स भी पिक पे होता है, अपनी जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट भी कम होती है, प्रॉफिट भी हाई होता है, अपना मार्केट भी मास होता है, बहुत बड़ा मार्केट हो जाता है। और जो कॉम्पिटिटर है वो भी एक जो सही कॉम्पिटिटर है, सस्टेनेबल कॉम्पिटिटर है वही है क्योंकि आगे का जो अपने डेटा की चेकआउट जोन में वो तो निकल गए। ये जो फेज है वो सालों साल चल सकता है जब तक कोई टेक्नोलॉजी का नया इन्वेंशन नहीं होता है और अपनी जो प्रोडक्ट या सर्विस को वो रिप्लेस नहीं करता है तब तक वो जो ग्रोथ जो मैच्योरिटी का पीरियड है वो चलता ही रहता है। उसके बाद जब
कोई टेक्नोलॉजी से अपनी जो प्रोडक्ट या सर्विस को रिप्लेसमेंट आता है, तब वो जाके मैच्योरिटी से डिक्लाइन फेज में आता है। तो डिक्लाइन फेज में क्या होता है कि जनरली अपना सेल्स डाउन होता है, जो अपनी कॉस्ट है वो कहाँ तो स्टेबल रहती है या सेल्स डाउन होने की वजह से अप हो जाती है, प्रॉफिट भी गिरने लगता है, अपना कस्टमर बेस है और नंबर ऑफ कंपनी है जो नहीं टिक पाता है वो बाहर निकल जाता है, तो अपना कॉम्पिटिटर भी कम हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो डिक्लाइन शब्द है उससे अपने को कोई डरने की जरूरत नहीं है। वजह है कि डिक्लाइन कब होता है, तो मैंने आपको आगे भी बताया कि जो टेक्नोलॉजी के साथ हाथ नहीं मिलाता है और अपनी प्रोडक्ट को वो टेक्नोलॉजी से अपडेट नहीं करता है जो मार्केट की डिमांड है वो हिसाब से, तो वही टाइम पे डिक्लाइन जोन में आएगा। और ये उसको अपने को एग्जांपल से समझना है तो अपने पास 2-3 केस स्टडी है, जैसे कि नोकिया, जिलेट, ये जो सब है उसका यही प्रोडक्ट वाला है। तो उसने अपनी जो प्रोडक्ट है फटाक से हम ले लेते हैं, चलो भाई फोटो हो गया, तो उसने उसको रिप्लेस किया। तो ऐसी सिचुएशन में ये डिक्लाइन से अपने को उस वो इंडस्ट्री में इन्वेस्ट होने को निकलना है, तो अदरवाइज कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो दोस्तों ये जो पूरे फेज चारों 4 फेज हमने देखे, तो उसको अपने इंडिया में तो ऐसा नहीं हो रहा है, वो देखने के लिए हमने इंडिया का जो इकोनॉमी का सबसे रिलायबल इंडेक्स निफ्टी 50 है उसको हमने ट्रैक किया और कुछ इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश की। इसके लिए हमने निफ्टी को 1995 से लेकर 2019 तक कंपेरिजन किया सेक्टर वाइज कि कौन सा सेक्टर 1995 में कितने वेटेज के साथ था और आज 2019 में उसकी क्या पोजीशन है। दोस्तों यहाँ पे 2019 ये जो डेटा है जेन्युइन एनएससी से लिया है और वहाँ पे अपने पास 2019 तक का डेटा था, तो एक बार उसको हम कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपने को साफ दिख रहा है कि टेक्सटाइल और केमिकल जैसे जो सेक्टर थे वो आज 2019 में एग्जिस्ट हो गए। क्यों? क्योंकि जितना जरूरत था इतना वो डिमांड नहीं जनरेट कर पाया, ग्रोथ नहीं आई, यही वजह से ये लोग को एग्जिस्ट होना पड़ा, अपना स्थान गवाया। इसका मतलब ये नहीं कि ये सेक्टर बंद हो गए, सेक्टर तो चालू है लेकिन उसकी जो डिमांड होनी चाहिए वो डिमांड अपने को यहाँ पे सस्टेन हो गई इतनी नहीं थी। नेक्स्ट अपने देखे तो कंज्यूमर गुड्स, ऑटोमोबाइल, मेटल, वो जो वेटेज के साथ था उससे वेटेज यहाँ पे डिक्लाइन हुए, क्योंकि तो पहले वाले सेक्टर की तरह एकदम कम डिमांड नहीं थी, लेकिन कुछ डिमांड थी, लेकिन बाकी सेक्टर की कंपेरिजन में कम थी, तो वो कम वेटेज के साथ यहाँ पे अपना स्थान लिया। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर ऑलमोस्ट यहाँ पे डबल वेटेज के साथ आया। वजह एक ही कि डिमांड, उसके अंदर जो डिमांड आई था उसने डबल फिगर ले लिया और डबल ग्रोथ भी ले लिया। वहीं पे अपने को 1995 में टेक्नोलॉजी कंपनी आईटी का जो सेक्टर था वो था ही नहीं, तो उसने भी एक अच्छे फिगर के साथ यहाँ पे अपना स्थान ले लिया। और ये जो सब कामकाज अपने को देखने को मिल रहा है उसके अंदर एनर्जी और कंस्ट्रक्शन वो तो एवरग्रीन है, तो उसने तो ऑलमोस्ट इक्वल ग्रोथ करके अपना स्थान मेंटेन रखा। तो दोस्तों यहाँ से अपने को एक इंफॉर्मेशन निकल के बाहर आ रही है कि यदि हम ये जो डिमांडिंग इंडस्ट्री है उसके अंदर फोकस करेंगे तो यहाँ से अपने को ये जो डिमांडिंग सेक्टर से अपने को अच्छी डिमांडिंग इंडस्ट्री मिलेगी और अच्छी डिमांडिंग इंडस्ट्री के अंदर अच्छी कंपनियां मिलेगी जो अपना ग्रोथ दे सकती है। ये सब ग्रोथ की तो बात मैं भी कर रहा हूँ, आगे सुभाष जी ने की, तो उसके लिए एक्चुअली अपने पास बेंचमार्क क्या होना चाहिए। सीधी सी बात है, उसमें कुछ तो अपने पास अपने कैसे बोलते कि अपने को फीवर आया तो तुमको फीवर आया वो कैसे मालूम पड़ेगा, अपने थर्मोमीटर से चेक तो करते हैं ना, तो वो हिसाब से अपने को एक बेंचमार्क नक्की करना पड़ेगा। तो वो जो बेंचमार्क है, तो हम इंडिया की बात करें तो सुभाष जी ने तो बताया कि इंडिया का जीडीपी बढ़ रहा है, वर्ल्ड को आउट परफॉर्म कर रहा है और डेटा के साथ वो बात भी सही है। तो यहाँ पे अपने को एक चीज देखते हैं कि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ किया था, तो दोस्तों मिड टर्म ग्रोथ इंडिया की बात करें तो 11% और 4% और लॉन्ग टर्म ग्रोथ 7% और 10% था। और मैं एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ लॉन्ग टर्म में कि 9% का सेल्स ग्रोथ। मतलब यहाँ पे एक मैं डिस्क्लेमर भी आपको देना चाहता हूँ, आगे जो मैं मिड टर्म टर्मिनोलॉजी यूज करूंगा तो वो पोस्ट कोविड लास्ट 2 ईयर का 2020 से 2022 का, और ये दूसरा जो यहाँ पे 4% दिख रहा है वो भी मिड टर्म में लास्ट 5 ईयर का रहेगा, और जो लॉन्ग टर्म है उसमें लास्ट 14 ईयर और लास्ट 20 ईयर का रहेगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आगे हम जब सेक्टर और सेक्टर के जुड़े हुई इंडस्ट्री की बात करेंगे तो मुझे बार बार रिपीट नहीं करना पड़ेगा, आपको भी कंफ्यूजन नहीं हुए। और जो एक्सपेक्टेशन ग्रोथ की बात की वो अपना लॉन्ग टर्म कम से कम 10 से 15% एक्सपेक्टेशन के साथ आगे बढ़ेगी। तो दोस्तों ये तो क्लियर हो गया
तो ये जो ग्रोथ है वो अपने को कहाँ दिखेगा, तो उसके लिए हमने ये टोटल 60 सेक्टर ये सब डेटा एनालिसिस करके, डेटा में जो सब माइनिंग करके जो सेल्स रेवेन्यू ग्रोथ है और क्या क्या रैंकिंग हो रहा है वो देख के ये 60 सेक्टर हमने निकाला, जिसमें सबसे पहला सेक्टर है रिटेल, फाइनेंशियल सर्विस, नेक्स्ट टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, मीडिया, अब ऑटो। वो तो दोस्तों ऑटो हालांकि अभी थोड़ा अपने को म्यूटेड दिख रहा है, लेकिन जब ये सब इकोनॉमी चलती है, जब हमारी मोबिलिटी बढ़ती है तो ऑटो में ऑटोमेटिकली डिमांड आती ही है। आगे के जो साइकिल चले उसमें भी वो चीज देखने को मिली है। हमें यहाँ पे बंकिम भाई हायर में चल रहा है कि आपने यही कहीं पे भी लिखा हुआ है, मतलब सबसे लो ऑटो और सबसे तेज रिटेल, ऐसा कुछ है? ये जो हमने डेटा माइनिंग किया ना, उसके अंदर हमने पूरे स्टडी किए, तो रिटेल सेक्टर भी जो है वो तो छोटा सेक्टर नहीं है, उसके अंदर भी बहुत सारी इंडस्ट्री है और सबसे ज्यादा ग्रोथ, और उसी के अंदर मुझे सबसे ज्यादा ग्रोथ का डेटा मिला। तो मतलब सबको ऐसे बनना चाहिए इसे कि जब मैं पैसा डालने की शुरुआत करता हूँ तो मेरे को ऑटो से करनी चाहिए, से करनी चाहिए। तो जिस दिन मैंने मेरे ध्यान में आया पोर्टफोलियो बनाना है, मैं सबसे पहले किसको देखूंगा? ये तो है, इसको ध्यान में रखिए। बिल्कुल यही सीक्वेंस से मैंने वो प्रेजेंटेशन भी रखा।